चालू ही नहीं है। नमस्कार साथियों, आशा है कि आपको आवाज़ आ रही होगी। फैन का साउंड आ रहा है। अच्छा, ये वाला साउंड आ रहा होगा। चलिए, आवाज़ नहीं आ रही बट अब आ रही होगी आवाज़। ठीक है। इसमें टाइमिंग नहीं दी है, ये लिखा हुआ है ना टाइमिंग। तो ये लिखा हुआ है 7 से 8:30 वाला जो बैच है उसमें न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। न्यू टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो रहा है। न्यू टॉपिक टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो जो भी बच्चे चाहें वो ले सकते हैं। जो भी बच्चे चाहें, जो पूछ रहे थे बार बार, या जिनका भी कोई पूछ रहा हो, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ टाइम एंड वर्क से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, बाकी सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो हमारा क्या चल रहा था क्वेश्चन, इस बात पर चर्चा करें अब। अच्छा, यही आता जाएगा। हम्म 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 चंदू सर के नाम की अर्घा दे दो। ये इश्क की है साजिशें। आवाज़ क्लियर है? चलो ठीक है। आज क्लास कुछ सारा ना शुरू हो जाए सर, ये तो बच्चा बिल्कुल ही पगलू है। चलो भैया, चलो देख लेते हैं। दिल में हो तुम, धड़कन में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? दो संख्याओं का योग हो गया 44 था ये। 40। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। ये 40 है तो 39 हो गया क्या? ला 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 ला। देखिए, 167 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। ये 38 और देख लेता हूं मैं। 38 तो हो गया होगा जहां तक मुझे याद है। देखिए, ये क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर ये हो गया था हमारा, और ये भी शायद हो गया था। मैंने आपसे कहा था इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मैंने कहा था कि ये 215 है। देखिए, ये 215 था, ये 167 था, ये 135 था। आपने इनका डिफरेंस देखा और फिर इनका डिफरेंस देखा, तो ये 15 है और ये कितना है 33, तो ये 48 आया था। और इनका जो डिफरेंस आया था वो कितना आया था? 35 दूने 70 में से 3 गया तो ये 32 आया था। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया था वो क्या आया था? 16 आया था। इसलिए इसका उत्तर कितना हो गया था? 16। ठीक है, 41 से स्टार्ट कराना है। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गए तो क्वेश्चन नंबर बताना है 41। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लें। देखिए,
ये लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन, देखिए इसे करिए। करिए साहब, इस प्रश्न को करिए आप, किस तरीके से करना है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, करिए। देखिए इसमें आपसे कहा गया है कि माना कि n वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे जिससे 1305, 4665 और 5905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचता है। n वह सबसे बड़ी संख्या है, तो n के अंकों का योग बताएं। n के अंकों का योग बताएं। देखिए साथियों, अगर आपसे कहा है कि ये हमारे पास संख्या है, ये कितना है, 1305 है, ये लिखा हुआ है 4665 है, और ये लिखा हुआ हमारे पास 6905, तो भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो n का योग बताएं। तो इस स्थिति में हमें ये देखना है कि ये देखिए इनका डिफरेंस देखेंगे भैया तो 3000 के आसपास आएगा, इनका डिफरेंस देखेंगे तो 2000 के आसपास आएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो संख्या होगी, इनका डिफरेंस आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, तो इनका डिफरेंस 3000 के आसपास आएगा, इनका डिफरेंस भी 2000 के आसपास आएगा। तो इस तरीके से सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, तो सबसे छोटी संख्या जो है हमारे पास 1305 है। तो जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, तो आपने कहा इनका डिफरेंस लिया मेरे भाई, तो इनका डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है 4665 और ये लिखा हुआ है 1305, 06 और ये 3 और ये 3, 06, 3 और 3, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 3360, ये आ जाएगा हमारे पास 3360। फिर हमने इनके डिफरेंस की बात की कि इनका डिफरेंस कितना है, तो 6950 और ये आ जाएगा 4665। यहाँ देखेंगे तो ये आएगा 0, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 6 गया तो ये 2 और ये 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2240। और इसके बाद ये देखेंगे कि इनका डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये 3360 और माइनस 2240, तो इनका डिफरेंस देखेंगे 2, 1, 1, यानी 1120, यानी इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 1120। तो यानी वह n संख्या है वो कितनी होगी, 1120। अब इसके अंकों का योग पूछा है कि इसके अंकों का योग क्या होगा, तो इसके अंकों का योग हो जाएगा हमारे पास 4, इसके अंकों का योग हो जाएगा 4। एक बच्चा कह रहा है कि संख्या का HCF देखने पर, संख्या का डिफरेंस देखने पर HCF कैसे आता है, इस बात को बताइएगा। संख्या का डिफरेंस देखने पर HCF कैसे आता है, इस बात को बताएं। चलो भाइयों, आप पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। मेरे भाई, मैंने आपसे कहा कि एक, देखिए एक बच्चे का प्रश्न आया है कि संख्याओं का डिफरेंस लेने पर जो डिफरेंस आता है वो या तो डिफरेंस HCF होता है या उसका कोई फैक्टर। देख भाई, मैं बता देता हूं। जैसे मेरे पास एक संख्या कितनी है, तो एक संख्या है हमारे पास 25 है और एक संख्या है हमारे पास 30 है। अगर आप इनका HCF देखेंगे तो इनका HCF निकालेंगे कि HCF ऑफ
25 और 30 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे, किसी भी विधि से निकालें, वो आएगा 5। यानी इसको लिखा जा सकता है 5 गुना 5 और इसको लिखा जा सकता है कितना, 5 गुना 6। मेरे भाई अगर आप देखते हैं कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर इनका रेशियो निकालें, तो रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो यानी संख्याओं का अनुपात मिला हमें 5:6 और 5:6 क्या है, को प्राइम नंबर। ये कैसी हैं, को प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उनको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो अगर संख्याओं में से अगर हम एचसीएफ घटा देते हैं, ये एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं, अगर संख्याओं को एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं, यानी यहाँ हमने एचसीएफ से डिवाइड किया और यहाँ हमने एचसीएफ से डिवाइड किया, तो संख्याओं को एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचता है अनुपात, वो कोप्राइम नंबर्स का रेशियो बचता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास n1 और n2 कोई दो संख्याएं हैं, तो आप कह सकते हैं कि n1 और n2 दो संख्याएं हैं, तो ये HCF और इंटू ए, और ये लिख दिया HCF इंटू बी। n1 को मैंने आपकी जानकारी के लिए 25 और 30 लिख दिया, तो इसको लिखा जा सकता है 5 गुना 5, यानी 25 का मतलब क्या है, 5 गुना 5, और 30 का मतलब है 5 गुना 6। तो ये आ जाएगा H और ये B, ये आ जाएगा H और ये कितना आ जाएगा हमारे पास B। भाई अगर इनका रेशियो देखेंगे तो H से H कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, तो ये को प्राइम नंबर्स आते हैं। ये क्या आएंगे, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आते हैं मेरे भाई। अगर आपने देखा कि को प्राइम नंबर्स हैं, तो आपने यहाँ कहा कि अगर मैं n1 या n2 और n1 का डिफरेंस देखूं कि भाई डिफरेंस क्या आएगा भाई, तो ये आ जाएगा HA और माइनस मान लीजिए HB, या HB माइनस HA, ये आ गया HB और माइनस HA। यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा H और ये आ जाएगा B माइनस A। ठीक है मेरे भाई, डिफरेंस ले रहे हैं तो नेगेटिव तो नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। अगर मैं यहां कह देता हूं कि यदि b माइनस ए बराबर क्या हो जाए, b माइनस ए बराबर 1 हो जाए, यदि b माइनस ए बराबर 1 हो जाए, b माइनस ए बराबर 1 हो जाए, तब डिफरेंस ही, ये क्या है डिफरेंस, अगर b माइनस ए की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो डिफरेंस ही हमारा HCF के बराबर होता है, H फॉर HCF। जब हमारे पास क्या होगा कि जब हमने कहा कि ये क्या है हमारे पास, तो b माइनस ए की वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो आपने कहा ये 6 माइनस के 5 तो कितना हो गया 1, तो 6 माइनस के 5 1। तो जब हमारे पास संख्याओं के जो कोप्राइम नंबर्स का सेट होता है उसका डिफरेंस 1 हो जाता है, तो उस स्थिति में डिफरेंस ही HCF हो जाता है। आप यहां देख रहे थे कि ये हमारे पास संख्याएं थी, ये कितनी थी 5 गुना 5, और डिफरेंस लिया तो ये आएगा 5 गुना 6। अगर मैंने HCF कॉमन लिया तो ये 5 और ये 6। भाई मेरे डिफरेंस यहाँ कितना हो गया, तो डिफरेंस यहाँ 1 हो गया, तो ये 5 ही हमें क्या बताता है HCF। यानी हमने जो डिफरेंस लिया है वो HCF के बराबर हो जाता है, जो डिफरेंस है वही HCF के बराबर हो जाता है जब ये जो हमारे पास ये कोप्राइम नंबर का सेट है उसका डिफरेंस क्या हो जाए 1। थोड़ी देर के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया, ये लिखा हुआ है 25 और ये लिखा हुआ है भाई 35। अब आपने कहा इसको लिखा जा सकता है 5 गुना 5 और इसको लिखा जा सकता है 5 गुना 7। आप जानते हैं कि इनका HCF बराबर कितना आ रहा है 5, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भैया इसको मैंने कह दिया H और A और इसको कह दिया H और ये B, हाँ या ना। ये संख्या HA और ये हो गई HB। अगर मैंने कहा इनका डिफरेंस देखा तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो H ऑफ A माइनस B या A डिफरेंस B आएगा। अब मेरे भाई यहाँ H है और ये वैल्यू 5 और 7 है, तो 5 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई 2।
तो ये H और ये कितना आएगा 2, तो डिफरेंस कितना आया है 10। HCF कितना है 5। तो आपने कहा 10 के फैक्टर क्या होंगे, 1 गुना 10 और 2 गुना 5। तो मैंने आपको बताया है या तो डिफरेंस HCF होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो ये क्या है, फैक्टर ऑफ डिफरेंस है। ये क्या है, फैक्टर ऑफ डिफरेंस है, फैक्टर ऑफ डिफरेंस। इसलिए मैंने आपसे बताया था कि क्या है कि डिफरेंस मेथड क्या है, कि जो डिफरेंस होता है कभी कभी वही एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, और कभी कभी उसका फैक्टर होता है, लेकिन होना उसमें से ही है। अभी भी मिश्रा जी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। किसी को कुछ भी पूछना है भाई तो पूछ लीजिए। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हमें बात क्लियर हो नहीं पा रही है तो पूछ लें। खासकर वो मिश्रा जी पूछ रहे हैं जो बार बार ये बात पूछ रहे थे कि डिफरेंस एचसीएफ क्यों होता है। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि डिफरेंस एचसीएफ इसलिए होता है, डिफरेंस है वो एचसीएफ होता है, उसकी वजह ये है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो तो एक दो एग्जाम्पल मैं और भी दूंगा। चलिए, कोई बोलेगा या मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई कुछ पूछेगा या नहीं। ये इश्क की है सोच से देखिए, आगे चलते हैं। क्लियर है सबका? आगे चलते हैं। बच्चे ने पूछा तो बताना मेरा कर्तव्य था कि मुझे बताना चाहिए। 41 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे तो 42 क्या कहता है आपसे, जरा देखिए। इसमें आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग इतना है और ये इतना है। एक बात और जान लें आप इस तरीके से कि मैंने कहा एक संख्या है n1, मेरे भाई एक संख्या n1 है और ये एक संख्या n2 है, और इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ऑफ n1, n2 बराबर कितना है, h है। तो भाई इसको लिखा जा सकता है h ऑफ a और इसको लिखा जा सकता है h ऑफ b, यानी इसको लिखा जा सकता है h ऑफ a और ये लिखा जा सकता है h ऑफ b, जहां वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b कैसी हैं, को प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य संख्या हैं। कैसी हैं ये, को प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य संख्या हैं। ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये को प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप देखते हैं इसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनका एलसीएम देखा जाए, कि इनका एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम क्या होगा। अगर मैं देखूं इसका एलसीएम लेना चाहूं a और इसका क्या है, ये a इंटू बी और ये लिखा हुआ है a इंटू बी। यहां अगर एलसीएम लेंगे तो पहले h कॉमन ले लो तो ये a बचेगा, तो ये b, फिर a लिया तो b बचेगा, फिर b ले लिया तो a बचेगा। इस तरीके से आप एलसीएम की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास h इंटू a इंटू बी, यानी HAB, HAB आ गया। इस तरीके से हमने एलसीएम निकाला। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास HAB, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा HA इंटू बी, ये आ जाएगा।
मेरे भाई यानी ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम इनका, ये आ गया। आप जानते हैं एचसीएफ हमें दिया है, एचसीएफ कितना है भाई, ये एच है। तो एक बात आप यहां से अच्छे से जान सकते हैं कि जो एचसीएफ का मल्टीपल होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है, एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है वो एलसीएम होता है, और जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। आप देख रहे हैं कि इसका एक फैक्टर ये है, एलसीएम का फैक्टर एचसीएफ होता है, और एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है। ये बातें हैं, हमें क्या है कि बड़ी गहराई से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, यहां से आप देख सकते हैं। एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। अगर मैं भाई आपसे कहूं कि एलसीएम और इंटू एचसीएफ करूं कि ये क्या आएगा, तो आप यहां कहेंगे एलसीएम यानी एच इंटू ए इंटू बी, और एचसीएफ कितना है ये, यानी आप कह सकते हो एच स्क्वायर ए बी। अगर मैं n1 और n2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा, तो एच ए और n2 एच बी, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर ए बी। तो आपने कहा ये भी एच स्क्वायर ए बी है, ये भी एच स्क्वायर ए बी है। इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ की जो वैल्यू होती है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। कैसे होती है ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल की वैल्यू जो होती है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए यहां देखें, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो है क्वेश्चन नंबर 42, इसको देखिए जरा गौर करिए। दो संख्याओं का योग इतना है और उनका एचसीएफ इतना है। मेरे भाई जब भी आप संख्याओं को मानने की बात करें, अगर ये संख्या है और संख्याएं आप हमेशा किस तरीके से मानेंगे, ये एच ए और इंटू एच बी, एच ए इंटू एच बी मानेंगे जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा। अब आपने कहा एच क्या है, एचसीएफ, तो ये आ जाएगा 4a और ये कितना हो जाएगा 4b। संख्याएं हम इस तरीके से मानेंगे, हालांकि पहले ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट ऐसे भी करेंगे। तो दो संख्याओं का योग कितना है भैया, तो ये दो संख्याएं a प्लस बी, 4a प्लस 4b का जो योग है वो हमें कितना लिखा हुआ भाई, 36 लिखा हुआ है। तो आपसे कहा है कि इस तरह के कितने पेयर हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं, देखिए ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं। तो यहां से अगर आपने 4 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा a प्लस बी। याद रखें कि यहाँ a और b को प्राइम है। क्या है, a और b सहअभाज्य संख्याएं। यहाँ a और b कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो 9 गुना 4 कितना आएगा, 36। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, तो a प्लस बी की वैल्यू आएगी हमारे पास 9। ये कैसे कैसे हो सकती है, तो आपने कहा 1 और 8 9 हो जाता है, 2 और 7 भी 9 हो जाता है, 3 और 6 भी 9 हो जाता है, 4 और 5 भी 9 हो जाता है, 5 और 4 भी 9 हो जाता है। लेकिन ये रिपीट हो गया, ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। ये क्या हो गया, रिपीट हो गया मेरे भाई। तो अगर मैं यहाँ कह सकता हूँ कि हमारे पास ये a और b की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये जो a और b की जो वैल्यू आ रही है मेरे भाई, आप इसको ढंग से देखेंगे, यहाँ से आपने कहा कि ये a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 9 है। a प्लस बी की वैल्यू अगर हमारे पास 9 है तो आपने कहा 1 और 8 9 होता है, आपने कहा 2 और 7 भी 9 होता है, 3 और 6 की वैल्यू भी 9 होती है,
4 और 5 की भी वैल्यू 9 होती है, 5 और 4 की भी वैल्यू 9 होती है, लेकिन ये रिपीट हो गया 4 5 5 4, ये कैसा हो गया, रिपीट हो गया। हमें ये पता है ए कोमा बी आर को प्राइम, आर को प्राइम यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ए और बी आर को प्राइम। ए और बी कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं भाई, तो यहां 1 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, दे आर नॉट को प्राइम, दीज आर नॉट को प्राइम। को प्राइम यानी 3 और 6 को प्राइम नहीं है, इनमें क्या है, तो इस तरीके से हमारे पास कितने पेयर हो सकते हैं, आपने कहा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी 1:8 हो सकता है, 2:7 हो सकता है और 4:5 हो सकता है। अगर मैंने कहा कि ये क्या है, ए और बी के मान है, तो 4 का मल्टीप्लाई मैंने यहां कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, तो 4 और 32 संख्याएं हो सकती हैं। 4 का मल्टीप्लाई यहां करें, 4 का मल्टीप्लाई यहां करें तो 8 और 28 हो सकती हैं, और यहां 4 का मल्टीप्लाई करें, यहां 4 का मल्टीप्लाई करें तो 16 और 20 भी हो सकती हैं। यानी हमें केवल इतना करना था, यहां तक हमारा उत्तर यहां हो जाता। कितने पेयर पॉसिबल हैं, 1 2 और 3। आपने कहा वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो ये ए और बी की वैल्यू, और ए और बी की वैल्यू में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्याएं बन जाएंगी। तो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती थी, 4 और 32 का योग 36 है, 8 और 28 का योग 36 है, और 16 और 20 का योग 36 है। तो भाई हमें केवल और केवल यहां तक करेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, ये हमारा उत्तर हो गया केवल यहां तक। ठीक है भाई, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, ये एक्स्ट्रा बता दिया है कि वो पेयर कौन कौन से होंगे। ठीक है ना, अगर कोप्राइम अगर कोप्राइम है तो 3, देखिए तो आपने कहा कि ए और बी को कोप्राइम रखना है, कोप्राइम हमेशा रहेगा जब ये एच है और ये एच है, तो जब हम संख्या में से उसका हाईएस्ट फैक्टर अगर हटा देते हैं तो जो बची हुई संख्याएं होती हैं वो हमेशा कोप्राइम ही होंगी, चाहे मैं लिखूं और या ना लिखूं। अगर ये HCF है, ये HCF है, तो अगर इसमें से HCF इसमें से HCF यानी बड़े से बड़ा फैक्टर इसका अलग कर देंगे तो ये जो बचे हुए फैक्टर है वो कोप्राइम ही होंगे, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है भाइयों। अब मैं इसको कहता हूं कि अब अगर इस क्वेश्चन को आप कभी भी अगर डायरेक्ट करेंगे तो इतनी इसमें मगजमारी नहीं करेंगे। अब हम इसको क्या है कि डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, तो भाई आप देखिए, भाई अगर आप देखेंगे कि हमारे पास 4 है तो आप कहेंगे ये A और प्लस B, इस तरीके से हम करेंगे। ये हमारे पास पहली संख्या है, ये N1 हो गई और ये N2 हो गई, और ये आप मान के चले, ये अंडरस्टूड है कि ये अगर HCF है, ये HCF है, तो ये A और B हमेशा कोप्राइम होंगे, सहअभाज्य होंगे। तो ये हम कहेंगे 9 गुना 4 36, यानी मैंने कहा कि ये आ जाएगा हमारे पास 6, यानी 4 ऑफ A प्लस B की जो वैल्यू है वो हमारे पास 36 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 9, यानी 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4 जैसे ही कहेंगे तो ये रिपीट होने लगे, तो ये नहीं होगा, ये कोप्राइम नहीं है, इसलिए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, यानी 3 पेयर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं जिनका HCF 4 और योग उन संख्याओं का 36 हो। ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं जिनका HCF तो भैया 4 हो। आपने कहा इसको ले लो तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, तो मैंने कहा ले लिया, तो ये 3:6 ले लिया। अगर इसकी संख्या बना लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 24। लेकिन इसका अगर आप HCF देखेंगे भाई तो इसका HCF 12 आएगा, जबकि हमें वो संख्याएं चाहिए जिनका HCF क्या हो, 4 हो। तो मेरे भाई इसलिए मैंने हटा दिया कि अगर मैं 3 और 6 को ले लेता हूं तो ये संख्या क्या बनाएगा, 12 और 24, और 12 और 24 का HCF 12 आएगा, और हमें चाहिए वो संख्याएं जिनका HCF 4 हो। हमें वो संख्याएं चाहिए जिनका HCF क्या हो, 4 हो।
क्या बात आप समझ में आ रहे हैं कि इसको हटाने के पीछे क्या मकसद है मेरा, क्या मेरा मकसद है, यानी कोप्राइम को हटाने से। क्योंकि अगर ये कोप्राइम नहीं है तो ये 4 HCF नहीं देंगे। देखो मैंने मान लिया कि ये भी एक जोड़ा है, ये जोड़ा है, तो इसको ये और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें तो संख्या 12 और ये, तो इनका योग तो हमारे पास 36 हो रहा है, लेकिन योग 36 होने से इनका हमारे पास HCF कितना हो गया 12, जो मंजूर नहीं है। हमें HCF दिया है क्वेश्चन में 4 होना चाहिए, HCF 4 होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर मैं बात करता हूं आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दो संख्याएं। इसमें ये क्वेश्चन है ना, ये LCM HCF के क्वेश्चन नंबर यहां तक कटे हुए हैं 50 तक। इससे आगे भी है क्या? आगे भी होंगे, पुरानी फाइल को देखना या नई फाइल को देख लो कहां तक है, दोनों को बताना मुझे। देखिए तो भाई आपने देखा कि दो संख्याओं का HCF, हमारी संख्याएं N1 और N2 और इनका जो योग लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है 216। तो भाई 27 है तो ये 27A आएगा, तो ये 27B आएगा, और इस तरीके से ये लिखा हुआ है 216। और A और B को प्राइम होगा, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। A और B 27 गुना 4 और 27 गुना 8, तो A प्लस B की जो वैल्यू है मेरे भाई कितनी आ गई 8। कितने जोड़े होंगे, तो 1 और 7 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है, 5 और 3 हो सकता है। तो रिपीट हो गया, 5 3 यहाँ है, 5 3 यहाँ है, इसलिए हम एक को ही लेंगे। आपने कहा इसको हटा दो, ये R नॉट को प्राइम, R नॉट को प्राइम, तो केवल और केवल 1 और 2, यानी 2 ही पेयर पॉसिबल है, यानी ऐसी संख्याएं 2 ही संभव हैं जिनका HCF 27 हो और उनका योग 216 हो। ठीक है ना? आप न्यू स्टूडेंट हो बेटा, तो अभी तो ये बीच में चल रहा है, अभी तो ये बीच में चल रहा है। मंडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, शाम को 7 से 8 बजे वाले बैच में, 7 से 8:30, 7 से 8:30, यानी 1 और 1 2, यानी 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर होंगे भाई मेरे, तो 2 जोड़े होंगे, ऐसी संख्याओं के 2 जोड़े होंगे जिनका HCF 27 आ जाए और योग उनका 216 हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर मैं बात कर लेता हूं आपसे, तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। देखिए बड़ा ही आसान प्रश्न है। इसमें आपसे क्या कहा है साथी मेरे, तो यहां आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग इतना है और उनका महात्तम इतना है, तो कुल कितने जोड़े बनेंगे। तो आपने कहा एक संख्या 12A आ गई और एक संख्या 12B आ गई, और इनका योग कितना है मेरे भाई 84। तो आपने कहा 12 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा A प्लस B और ये आएगा 84। तो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया मेरे साथी, तो 12 गुना 7 84, यानी A प्लस B की वैल्यू कितनी है 7 है। तो 1 और 6 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है। तो रिपीट होने लगा 1 2 3, कितने पेयर हो सकते हैं। ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे, तो ऐसी संख्याओं के ओके नई वाली फाइल में ये वाले क्वेश्चन जुड़ गए हैं क्या, ये देखो, देखिए नोट करिए, कल मैंने भेजे थे कुछ पावर वाले क्वेश्चन हैं। हाँ हाँ मुझे दिखा देना, पहले दिखा देना उसके बाद काटना। जो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन थे कि ये लिखा हुआ है 2 की पावर 41 है प्लस 1 है, और ये लिखा हुआ 2 की पावर 33 है प्लस 1 है, इस तरह के क्वेश्चन का HCF, ये मैंने आप कल को भेजे थे ना इस तरह के क्वेश्चन। हाँ देखो वो अगर कट गए हैं क्या, तो उनको कहाँ जोड़ के लाना है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए
ये आ गया 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 45। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 45 की बात अगर देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए साथियों, यहां देखें, आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का महत्तम, दो संख्याओं का एचसीएफ का, दो संख्याओं का महत्तम और गुणनफल क्रमशः ये है। यानी हमारे पास संख्याओं का एचसीएफ 15 है और उनका गुणनफल है वो कितना है, 6300 है। तो आपसे कहा गया है कि इस प्रकार कितने जोड़े संभव है। तो आपने कहा संख्याएं हमारी क्या होंगी, तो हमने कहा कि ये आएगा HA और इंटू HB, दो संख्याएं हैं और जिनका गुणनफल कितने के बराबर है, तो जिनका गुणनफल 6300 के बराबर है। हमसे कहा है दो संख्याओं का महत्तम और गुणनफल, तो महत्तम तो ये है और गुणनफल इतना है, तो ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं, तो ये आ जाएगी हमारे पास 15A और ये आ जाएगा हमारे पास 15B और बराबर आ जाएगा ये 63। मेरे भाई अगर इसको 15 से कैंसिल कर देते हैं तो 15 गुना 4 60 और 15 दूने 30। फिर अगर 15 से कैंसिल कर देते हैं तो 15 दूने 30 और फिर कितना आएगा 15 गुना 8 A। तो यानी हम यहाँ कहेंगे A इंटू बी बराबर कितना आ गया, A और B की वैल्यू इतनी आ गई। A और B आप जानते हैं कि कोप्राइम नंबर है। तो अब हमें क्या देखना है, दो संख्याओं का गुणनफल 28 लाना है, तो 1 गुना 28 हो सकता है, 2 गुना 14 हो सकता है, 3 होता नहीं है, 4 गुना 7 हो सकता है, फिर 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 से डिवाइड नहीं होता, 7 से ही फिर होता है, तो यहाँ से रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये तो रिपीटेशन के चलते और ये कोप्राइम के चलते, क्योंकि 2 और 14 में 2 कॉमन है, तो 2 जोड़े पॉसिबल है, एक ये है और एक ये है। तो आप कहेंगे इसमें कितने जोड़े पॉसिबल हैं, तो इसमें 2 पेयर पॉसिबल हैं, इसमें 2 पेयर पॉसिबल हैं, इसमें 2 पेयर पॉसिबल हैं, इसमें 2 पेयर पॉसिबल हैं। इसमें नया टॉपिक स्टार्ट होने में 1-2 दिन ही लग रहे हैं, क्योंकि इसमें एपीजीपी स्टार्ट करानी है और अगर इसमें एपीजीपी स्टार्ट करानी है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है। ठीक है, मंडे को शायद मैं कोशिश करूँगा कि मंडे को आपको कराना शुरू कर दूं, चाहे भले ही सैटरडे को एक आध क्लास रखनी पड़े। ठीक है, एपीजीपी में से यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। अरे यार वैसे ही मैं आ जाता, मुझे बुला लेता। इसमें वो क्वेश्चन आए नहीं है ना अभी, जो मैंने कल दिए थे, इस तरह के क्वेश्चन हैं वो। लोकेश को मैंने फोटो, लोकेश को पूछो इस तरह के क्वेश्चन का, यहाँ सेट करनी है वो। अभी मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, कहाँ तक, ये इसमें लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक है, 50। ये 50 वाला क्वेश्चन क्या है, ये 680। 680 हमारे पास कहाँ है, दो संख्याओं का योग 63 28, यानी ये है 70 से काटने हैं। हाँ, अगर आप 70 से काट दो तो यहाँ तक काट दो 80 तक। ठीक है, ये 10 फुट उनको बाद में मैं इसमें जुड़वा लूँगा। देखिए साथियों, ये हो गया है। देखिए आप अगर ये देखेंगे ये हो गया है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 46। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं कि ये क्या कहता है भाई 46। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में मैंने क्या कहा है आपसे, यहाँ ये कह दिया है साथियों, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ। भैया एचसीएफ हमारे पास कितना लिखा हुआ है, एचसीएफ हमारे पास 13 लिखा हुआ है और संख्याओं का गुणनफल तो 13A और इंटू 13B, ये दो संख्याएं हो गई और दो संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है 2028। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, तो 13 से कैंसिल करेंगे, 13 गुना 1 13, फिर कितना बचेगा साथियों 7, 13 गुना 5 65, 13 गुना 1 13, फिर 7 बचेगा, तो ये 2 आ गए और 13 गुना 5 65, फिर कितना बचेगा 7, 13 गुना 6 78। ठीक है भाइयों,
फिर इस 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 गुना 1 13, 13 दूने 26, यानी ए और बी का जो गुणनफल आएगा वो 12 आ जाएगा। और 12 का मतलब 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, फिर कितना आएगा 3 गुना 4, 1 गुना 2, 2 गुना 6, 3, फिर 4 गुना 3 से तो क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो ये तो आ नहीं सकता, रिपीटेशन है। और ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, तो कितने पेयर हो गए, 1 और 2। तो इस संख्या में भी केवल और केवल कितने जोड़े बनेंगे, तो इस संख्या में भी केवल और केवल 2 ही जोड़े बनेंगे। सर 2 बार से डिवाइड क्यों दिया भैया? 2 बार से डिवाइड इसलिए किया कि यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो दोनों 13 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, हैं? 2 बार 15 से डिवाइड क्यों किया? अरे पगलू, ये 15 2 बार है ना, एक बार 15 यहाँ है, एक बार 15 यहाँ है, 2 बार 15 है तो 2 बार ही तो डिवाइड करेंगे, 2 बार 15 है तो 2 बार डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 में कितने पेयर हो गए, तो 46 में जो पेयरों की संख्या है वो ये होगी, यहाँ पेयरों की संख्या है वो इतनी हो जाएगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर मैं बात करता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 47 में आपको बताया गया है कि दो संख्याओं का HCF इतना है और LCM इतना है। ये HCF हो गया और ये LCM हो गया, और उनमें से एक संख्या 75 और 25 के बीच में है, एक संख्या 75 और 125 के मध्य है, तो वह कौन सी होगी? आपने कहा दो संख्याएं, ये N1 हो गया और ये N2 हो गया। आपको मैंने बताया था अभी अभी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। थोड़ी देर पहले बताया है, ज़्यादा देर नहीं हुई है। ये देखो भाई, ये बताया था मैंने, दो संख्याओं का गुणनफल N1 इंटू N2 बराबर होता है LCM इंटू HCF। कैसे होता है ये सारी कहानी मैंने आपको यहाँ समझाई थी, ये सारी कहानी मैंने आपको यहाँ मेरे भाई समझाई थी कि मैंने कहा दो संख्याओं का HCF अगर H है तो उनको लिखने का तरीका HA और HB हो सकता है, HA और HB हो सकता है। अगर दो संख्याएं ऐसी हैं जिन दो संख्याएं HA और HB हैं तो इनका LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, HAB। HCF हमें गिवन है इतना है, तो मैंने कहा LCM और HCF का गुणनफल H² आएगा और दो संख्याओं का गुणनफल भी यही आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये मैंने आपको बता दिया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याएं क्या बनेंगी, तो ये आपने कहा 13A और ये बन गई 13B। LCM कितना है 455 और LCM ये है 13, 13 और 13 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ 13 से इसको कैंसिल करेंगे, 13 गुना 3 39 और 13 गुना 5 65, तो A गुना B की जो वैल्यू आएगी वो 35 आएगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल 35 करना है, तो इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना आएगा, A इंटू B बराबर आएगा 35। A इंटू 35 का मतलब 35 गुना ये भी हो सकता है और ये 5 गुना 7 भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी हैं, दो पॉसिबिलिटी हैं। तो भाई यहाँ जो नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, नंबर्स क्या बनेंगे भाई, देखिए तो यहाँ नंबर्स बनेंगे, ये तो हमारे पास कोप्राइम नंबर है, तो एक में मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया, 13 का, तो ये एक संख्या 13 बन गई। और यहाँ मैंने कहा कि 35 में मैंने 13 का मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगी 455। भाई हमें वो नंबर चाहिए जिनमें से एक नंबर 75 और 125 के बीच में हो। यहाँ अगर मैं 5 में 13 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 7 में 13 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास 13 गुना 5 65 और 13 गुना 7 91। तो हमने कहा कि ये संख्याएं हमें नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, कि हमें वो जोड़ा लेना है जिसमें एक संख्या कहाँ से कहाँ तक हो, 75 से और 125 के बीच। तो आपने कहा ये है, नहीं है, तो आपने कहा कौन सी है, तो एक ये संख्या है जो 75 और 125 के बीच में है, तो कौन सी है वो, 91। कौन सी हो जाएगी, 91। सीधे सीधे हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर ये हमारे पास A और B है, यहाँ 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास।
ये आएगा 455, तो ये नहीं है। तो आपने कहा यहाँ 13 65 और यहाँ करेंगे 91, यानी ये है वो हमें 13 गुना 7 91, ये जो 7 है वो संख्या को बनाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? किस नाम से? ठीक है ना। आगे देखिए, हो गया ना बेटा पुष्पेंद्र? जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगी, आज हमने प्रशासन से बात की है, प्रशासन के पास कोई गाइडलाइन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी 2 दिन कोचिंग चलने के बाद बंद हो जाए, इसलिए हम ये प्रयास में हैं कि किसी तरीके से प्रशासन कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा दे दे जिससे हम कोचिंग कंटिन्यू कर पाएँ। बिना शासन प्रशासन की अनुमति के हम लोग कोचिंग नहीं चला सकते। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, इस बात को आप समझो। मैं भी चाहता हूं कि कोचिंग जल्द से जल्द स्टार्ट हो, लेकिन जब तक प्रशासन की अनुमति नहीं होगी मैं कोचिंग क्लास नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई, हमारे वहाँ स्टार्ट हो गई। भाई वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों की तादाद हज़ारों में होती है। तो जब हज़ारों में बच्चा पढ़ने के लिए आएगा तो सबकी निगाह में आएंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है किसी भी तरह की। तो इसलिए मेरे साथियों, मैं ये कोशिश में हूँ कि थोड़ा सा प्रशासन हमें अनुमति दे, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है मेरे भाई। अब आप देखेंगे अवधेश राठौर को समझ में नहीं आया। बेटा क्या परेशानी है, क्यों नहीं आया सर? 13 का मल्टीप्लाई क्यों किया? 13 का मल्टीप्लाई क्यों किया? भाई मेरे पास संख्याएं क्या है? मेरे पास संख्याएं क्या है भाई? हमारे पास 13A और 13B संख्याएं हैं। 13A और 13B संख्याएं हैं। भाई यहाँ 13 है और A की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 13 है और यहाँ A की वैल्यू कितनी है? 35 है। तो भाई इसमें देखेंगे तो ये 13 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 455 आ जाएगा। एक पेयर तो ये हो गया, एक जोड़ा। ये क्या हो गया? एक जोड़ा। एक जोड़ा ये हो गया। अब आपने कहा संख्या, तो ये 13A और A की वैल्यू यहाँ कितनी है? 5। ये 13B और A की वैल्यू, B की वैल्यू है 7। तो ये आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा 91। ये जो हमारा है वो दूसरा जोड़ा है। ये कौन सा है? दूसरा जोड़ा है। ये भाई मेरे दूसरा जोड़ा है। 13 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि संख्याएं हमारी क्या है? 13A और 13B। संख्याएं हमारी क्या है? 13A और 13B। जब संख्याएं 13A और B है तो आपने कहा यहाँ 13A और 13B हमारे पास संख्याएं हैं, तो 13 तो फिक्स है, यानी A की वैल्यू 1 होगी तो संख्या 13 बनेगी, और B की वैल्यू अगर 35 है तो ये 455 बनेगी। हमें वो जोड़ा पकड़ना है जिसमें एक संख्या 75 और 125 के बीच में है। ठीक है। N1 N2 को 13 क्यों लिया है? बेटा N1 N2 को 13 क्यों लिया है? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या है, ये N1 है, ये N2 है, अगर मैंने कहा ये 25 है और ये हमारे पास कितना है? 30 है, इसको मैं 5 और 5 लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 और 6 लिख सकता हूँ। आप जानते हैं कि इनका HCF क्या है? HCF को फिलहाल मैंने H कह दिया और H की वैल्यू कितनी है? 5। यानी यहाँ मैं कह सकता हूँ HCF और इंटू 5 इस संख्या को, और इस संख्या को लिख सकते हैं HCF इंटू 6। यानी किसी संख्या को HCF के गुणनफल के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास 25 थी, 25 HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है, तो इसको 5 गुना HCF लिख सकते हैं, इसको 6 गुना HCF लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी हमारे पास ऐसे N1 N2 कहेगा तो हम हमेशा क्या बनाएंगे इसको? यानी ये HCF इंटू A और ये आएगा HCF इंटू B। इस तरीके से हम इनको बना लेते हैं क्वेश्चन की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए। अब HCF हमारे पास 13 लिखा हुआ है, तो ये 13A हो जाएगा, तो ये 13B हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर बता दूंगा, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 हो चुका है हमारा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। अगर आपको पूछना हो तो फिर पूछ लें, आप जो भी पूछना हो। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 48 की बात अगर मैं करूंगा तो इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे पास। देखिए इसमें हमसे कहा गया है कि दो संख्याएं जो 29 से बड़ी हैं, यानी जो दोनों संख्याएं हैं n1 और कॉमा n2, ये दोनों संख्याएं हैं वो 29 से बड़ी हैं। ये हमें एक कंडीशन दे दी और इनका HCF कितना है। तो भाई हमारे पास ये संख्या n1 है और ये संख्या s2 है। तो आपने कहा कि ये n1 है तो ये आ जाएगा 29A और ये आ जाएगा हमारे पास 29B। ये n1 और n2 29A और 29B। भाई अगर दो संख्याएं 29A और 29B हैं, अगर दो संख्याएं 29A और 29 क्या हैं B हैं, तो भाई आप देख सकते हैं कि n1 और n2 का जो गुणनफल है वो आपको बताया था LCM इंटू HCF के बराबर होता है। पहली संख्या आ गई 29A, दूसरी संख्या आ गई 29B। LCM लिखा हुआ है 41 47 और HCF लिखा हुआ है 29। 29 से 29 कैंसिल हो गया तो A इंटू B बराबर आ जाएगा 41 47 बटे 29। यहाँ से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 29 गुना 1 29, फिर बचेगा हमारे पास 12। 29 दूने 58, 58 दूने 116, तो 116, फिर बचेगा हमारे पास 8। 29 गुना 3 87। तो इस तरीके से भाई A इंटू बी का जो गुणनफल है वो हमारे पास कितना आ गया 143। अब 143 के जो फैक्टर होते हैं वो 1 गुना 143 हो सकता है या 11 गुना 13 हो सकता है, ये फैक्टर होते हैं, मुझे याद है, आप धीरे धीरे आपको हो जाएंगे। ठीक है गौतम भाई, आपका प्रश्न क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो आपने कहा ये A और B है, हमारे पास नंबर्स क्या हैं, तो हमारे पास नंबर है 29A और 29B। भाई यहां अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 29 और ये आ जाएगा 143 इंटू 29, एक नंबर तो ये आएगा। लेकिन हमसे कहा है कि दोनों ही वैल्यू 29 से बड़ी हैं, तो ये वाला हमारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू 29 आ रही है और हमें प्रश्न में पहले ही उसने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि दोनों संख्याएं, दो संख्याएं जो 29 से बड़ी हैं और इसमें संख्याएं एक संख्या 29 के बराबर आ रही है, तो ये जोड़ा हम कंसीडर नहीं कर सकते, ये जोड़ा हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो आपने कहा दूसरा जोड़ा कितना आएगा, तो भाई आएगा ये 11 गुना 29 और कितना आएगा ये 13 गुना 29। तो इस जोड़े को मैं कंपेयर कर सकता हूं कि ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 29 तो आ जाएगा कॉमन और ये आ जाएगा हमारे पास 11 और प्लस 13। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 29 और इंटू कितना आएगा 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुना 9 216, 21 बचेगा। 24 दूने 48, 48 और 20 68 और 1 69, तो ये आएगा 696। आप नोट कर लें और जो भी आपका डाउट हो वो पूछ लें, मैं आपके सारे के सारे डाउट बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। ऑनलाइन के ये जो फ़ायदे हैं उनको आप लो कि आपके डाउट सीधे सीधे सुने जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। किसी भाई को अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो क्वेश्चन नोट करने थे, यानी जैसे ही मैं क्वेश्चन ख़त्म करूंगा आपको तुरंत कुछ ना कुछ रिप्लाई करना है, आया या नहीं आया, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, इस तरह का आपको रिप्लाई ज़रूर करना है, जल्द से जल्द करना है, जिससे हम अपना समय बचा सकें, जिससे हम अपना समय बचा सकें। देखिए भाई, हम क्या है कि शुरुआत में जब क्वेश्चन सीख रहे होते हैं तो एक एक स्टेप बड़ी ईमानदारी से लिखते हैं, लेकिन जब चीज़ें हम सीख जाते हैं
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन तब भी हम लिख रहे हैं। जब हमें चीज़ें समझ में आती हैं तो हमें औपचारिकताएं करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे कहा गया है कि संख्याएं क्या होगी 29A और इंटू 29B, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं। 29 से इसको कैंसिल किया, 29 गुना 1 29, 29 गुना 4 और ये 3, यानी ए और बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी 143। इसका फैक्टर 1 गुना 43 भी हो सकता था और 11 गुना 13 भी हो सकता है मेरे भाई, लेकिन हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों? क्योंकि एक में मल्टीप्लाई करेंगे 29 का तो 29 आ जाएगा। एक में अगर 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 आ जाएगा, इसलिए भाई मैं नहीं कर सकता। तो आपने कहा 29 का मल्टीप्लाई इस संख्या में करो, यानी हमारे पास तो जो संख्याएं बनेंगी वो क्या बनेंगी, तो यानी ये बनेंगी हमारे पास 11 गुना, एक संख्या बनेगी 11 गुना 29 और दूसरी बनेगी 13 गुना 29। आपने कहा दोनों को जोड़ना है तो मैंने जोड़ दिया, तो 29 कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा हमारे पास 13, तो ये आ जाएगा 29 इंटू 24 और ये आ जाएगा हमारे पास 696। ये आ गया हमारे पास 696। ये कितना आ गया हमारे पास 696। ठीक है मेरे भाइयों, बात आपको समझ में आ रही है? आनी चाहिए। आगे चल के हम इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से भी देखेंगे मेरे भाई। कैसे देखेंगे? आप ऐसा कर सकते थे कि हमने कहा कि हमारे पास संख्याएं होती हैं HA और ये होती है HB, तो संख्याओं का योग क्या होगा H ऑफ A प्लस B होगा। तो आप पक्का माने कि जो संख्याओं का योग होगा वो HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जो संख्याओं का योग होगा वो HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम सीधे सीधे पहले तो यही देख लेते कि कौन सी संख्या है जो HCF से कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कौन सी संख्या है, तो इसको अगर मैंने 29 से डिवाइड किया तो ये आएगा 29 गुना 3 87 आ जाएगा और 87 9 बचेगा, 29 गुना 3 ये नहीं कटेगी। यहाँ अगर मैं कैंसिल करता हूँ 29 दूने 58 आ जाएगा, फिर 11 बचेगा तो ये 24 आ जाएगा, कट रही है। अगर मैंने यहाँ 29 से इसको कैंसिल किया तो 29 दूने 58 आएगा और ये 8, ये भी संख्या 29 से नहीं कट रही है। फिर मैंने कहा इसको 29 से डिवाइड किया तो 29 दूने 58 आ गया और फिर कितना बचेगा हमारे पास 8 और ये 9, तो ये भी। तो आपने कहा जो भी उत्तर होगा वो 29 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब एक ही संख्या है जो 29 का डिविजिबल है, वो B है। तो इसका मतलब B हमारा उत्तर होगा, B हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है हमारे पास। देखिए दो संख्याओं का योग 36 है और उनका महत्तम और लघुत्तम इतना है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताएं। दो संख्याओं का योग, भाई हमारे पास संख्याओं का योग क्या है, इतना है। तो हमारे पास HCF कितना है, 3 है मेरे भाई। HCF 3 है तो दो संख्याएं क्या होगी, H 3A और ये आ जाएगा 3B। दो संख्याओं का योग लिखा हुआ हमारे पास 36 और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आएगा, तो ये LCM और HCF के बराबर आएगा। दो संख्याओं का योग, तो हमारे पास जैसे ही हमें HCF लिखा हुआ है 3, तो फटाफट संख्याएं 3A और 3B माना। तो दो संख्याओं का योग 36 है और दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर। साथियों यहां देखेंगे कि ये 3 कॉमन ले लिया तो A प्लस बी बराबर कितना आएगा, 36। तो A प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A प्लस बी की वैल्यू आएगी 12। यहां आप देखेंगे कि ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3 ऑफ A प्लस बी, A इंटू बी बराबर आएगा 105। तो A इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इतना। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिनका योग 12 हो और गुणनफल 35 हो। गुणनफल कितना हो, 35 हो। तो मेरे भाई यहाँ 35 का फैक्टर मैं जानता हूँ 5 गुना 7। तो 5 गुना 7, 5 प्लस 7 12 भी होता है। तो यानी हमारे पास जो संख्याएं बनेंगी वो संख्याएं क्या क्या बनेंगी,
तो आपने कहा कि जो नंबर्स बनेंगे ये कितना है 5 इंटू 7, तो पहला नंबर बनेगा 5, ये क्या आएगा नंबर हमारा, ये 3a और ये आ जाएगा 3b। तो भाई आप देखेंगे 3a तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो संख्याएं हमारी आ गई 15 और कितनी आ गई 21। अब आपसे कहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, तो 1/15 और 1/21, यानी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 105, 15 गुना 7 और ये 5, तो ये आएगा 12/105, 3 से कैंसिल कर देंगे तो 4/35, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 4/35। क्या बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? क्या बात आपको क्लियर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? जल्दी से बताइएगा। देखिए, यानी मैं एक बार आपको और बता देता हूं। देखें साहब, क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें पूरी जितनी हो सकती है आपसे, ठीक है ना? जितनी कोशिश हो सकती है। हमसे कहा है एचसीएफ 3 है, तो दो संख्याओं का योग 3a और प्लस 3b बराबर लिखा हुआ है 12, और आपसे कहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो 3a इंटू 3b बराबर लिखा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। मेरे भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल किया तो 35, यानी a प्लस a इंटू बी का जो गुणनफल है a इंटू बी बराबर आ गया 35, और यहां लिखा हुआ 3 ऑफ a प्लस बी बराबर कितना आएगा ये, तो ये लिखा हुआ हमारे पास 36 लिखा हुआ था। ये कितना है भाई मेरे 36, तो अगर ये 36 है तो यहां से अगर मैंने कैंसिल किया तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 12, यानी हमें a प्लस बी का सम 12 चाहिए और उनका गुणनफल ये चाहिए। तो भैया अगर यहाँ में 5 गुना 7 35 होते हैं और 7 और 5 12 होते हैं, इसका मतलब हमारे पास संख्याएं क्या बन गई, तो 3a और ये क्या आएगी 3b, ये संख्याएं हमारे पास। तो 3 गुना 5 15 और 3 गुना 7 21। अब आपने कहा इन संख्याओं का व्युत्क्रम, तो 15 का व्युत्क्रम 1/15, 21 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 1/21, इनका आपने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 105, 15 से डिवाइड किया तो 7 और ये आ जाएगा 5, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 12/105, 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 35। इस तरीके से हम 4/35 पर पहुंच गए, यानी उत्तर आ जाएगा हमारे पास 4/35। ठीक है भाई, आगे देखिए। देखें आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 50, अर्धशतक हो गया है साथियों। अगला क्वेश्चन 50 है, तो इसको देखिए आप किस तरीके से हम देखेंगे। भाई यहां मैंने कहा आपसे, देखिए आपसे कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है, और एलसीएम है जो ये लिखा हुआ है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 84 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना है 84। ठीक है मेरे साथियों, तो आपने कहा कि अगर ये 84 है तो आपने कहा कि इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा 85, और 85 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे पास लिखी हुई है 600। इतना अगर मैं यहां से इसको कैंसिल कर देता हूं 17 गुना 5 और 17 गुना 4, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास भाई कितनी आ जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 से फिर कैंसिल करेंगे तो 8, यानी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इतना और एचसीएफ आ जाएगा इतना। दो संख्याओं का गुणनफल हमारे एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। मेरे भाई एक संख्या तो हमारे पास कितनी लिखी है 56, एक संख्या 56 लिखी है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो एलसीएम एक इकाई की वैल्यू 8 आ गई, तो ये आ जाएगा 84 गुना 8, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, और एचसीएफ 1 गुना 8 यानी 8 आएगा।
अगर आप यहाँ से कैंसिल कर देते हैं कि ये आ जाएगा 8 तो ये आ जाएगा 7, और 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं 7 और 7 दूने 14, तो ये 12 गुना 8 96, यानी जो दूसरी संख्या आएगी मेरे भाई वो कितनी आएगी 96। जो दूसरी संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 96। जो दूसरी संख्या आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 96। जो दूसरी संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 96। बताइए बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखिए, यानी हमसे कहा गया था कि अगर मैं यहां मान लेता कि इस तरीके से हमसे कहा गया है कि ये एलसीएम और एचसीएफ के बारे में इसने क्या कहा है, तो मेरे भाई ये कहा है कि अगर ये x है तो ये 84x है। कहा है इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 85x आ जाएगा, और 85x की वैल्यू लिखी है 680। 17 गुना 5 85 और 17 गुना 4 68। यहाँ से फिर आपने कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। अब मैंने कहा n1 इंटू n2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास LCM इंटू HCF के बराबर होती है। मेरे साथी एक संख्या हमारे पास 56 है, दूसरी संख्या हमारे पास पूछी है, तो ये 85, ये 84 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, और फिर ये लिखा हुआ है ये कितना है x, यानी x की वैल्यू तो 8 आ गई। मेरे भाई ये और ये कैंसिल हो जाएगा 7, और 7 से इसको कैंसिल किया तो 12, तो n2 की जो वैल्यू आएगी 12 गुना 8 कितनी आ जाएगी 96। n2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 96। एक और तरीका हो सकता था कि 12 गुना 8 कितना आ जाएगा 96, ठीक है ना। ऐसे भी हम देख सकते थे। अगर ऐसे भी देख सकते थे साथी मेरे, तो आप यहां से भी देख सकते थे कि यहां हमारे पास HCF कितना आ गया भाई 8। अगर HCF 8 आ गया तो जो भी संख्या होगी वो HCF का फैक्टर होगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन भाई अगर एक संख्या अगर 8 है और दूसरी संख्या 56 है, अगर एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या अगर 56 है, तो इनका LCM भाई कितना होगा, बड़ी संख्या हो जाएगा, 56 ही हो जाएगा। हमारा LCM कितना लिखा होगा भैया, तो 84 गुना 8, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, फिर यही उत्तर होगा, क्योंकि इनका LCM क्या हो सकता है कि ये हट गया, क्योंकि HCF के मल्टीपल नहीं है। ये हो सकता है अगर एक संख्या ये है एक संख्या ये है, तो इनका LCM हमारे पास ये आएगा, जबकि LCM हमारे पास कितना है, इससे बड़ा है, 84 गुना 8 है, तो ये नहीं हो रही थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 51। देखिए ये लिखा हुआ है सीक्वेंस चेंज हो रहा है, सीक्वेंस की आप परेशान नहीं हो। सीक्वेंस के लिए यहाँ देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 50 चल रहा था, एकदम से क्वेश्चन नंबर 70 दिखा हुआ आपको दिख रहा है। सीक्वेंस क्या है, इस बार बहुत सारे नए क्वेश्चन जुड़ गए और बहुत सारे नए क्वेश्चन जुड़ गए, इसलिए ये सीक्वेंस है वो गड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस नंबर ये जो है इसको भूल जाएं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बाकी अपना सीक्वेंस ठीक है। ये नंबरिंग थोड़ी सी ऐसे वैसे है, तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिल रहे हैं, समझे हुए मिल रहे हैं। देखिए भैया, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम ये लिखा हुआ है, LCM है भाई वो HCF का कितना है भाई 4 गुना है, तो ये 1 है, तो ये कितना है 4 है, और आपसे कहा गया है कि इनका योग 125 है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 5, और 5 बराबर 125 है मेरे भाई। तो आप देखेंगे एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो एक इकाई की वैल्यू आएगी 25, तो ये वैल्यू 25 है, तो ये कितनी आ जाएगी 100, ये वैल्यू 25 है, तो ये हो जाएगी 100। अब आपने कहा दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आपने कहा LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। मेरे साथी जिन बच्चों में थोड़ा सा भी दिमाग है वो ये इसको नहीं लिखेंगे।
आपने कहा एक संख्या 100 है, दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो ये एलसीएम हो गया और ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, तो 25 आ जाएगी। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, तो 25 आ जाएगी। दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास 25 आ जाएगी। यानी जो बच्चे समझदार हैं वो इस स्टेप को बार बार फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे। जो बच्चे समझदार हैं, जिनको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, वो बार बार फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे। जिन बच्चों को चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं वो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। ठीक है, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। आगे देखिए, देखिए साथियों, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 71। देखें, एक जैसे क्वेश्चन है, बड़े ही आसान प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कहा दो संख्याओं का जो लघुत्तम है वो महत्तम से 12 गुना है, तो ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। इनका 1:12 का रेशियो दिया है और आपसे कहा गया है कि इनका योग, तो ये योग इनका इतना है और योग की वैल्यू लिखी है, वो लिखी हुई है 403। तो आपने कहा एक इकाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो आपने कहा 13 गुना 3 39, 13 गुना 13, तो ये आ जाएगा 31 और ये आएगा 31 गुना ये। उनमें से एक संख्या 93 है, तो एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या हमसे पूछी है। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 31 और एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 31। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया और ये हमारे पास एचसीएफ आ गया। भैया अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 31 गुना 3 होता है 93 और 3 गुना 4 12 कहा जाता है, तो N2 का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4 और 3 गुना 4 12 यानी 124। यानी जो दूसरी संख्या आएगी वो आ जाएगी 124। मैं समझती हूँ तो नोट करते हूँ तो समझ नहीं पाती, बुकलेट प्रेजेंट नहीं होगी। बेटा बुकलेट में भी एकदम से नए क्वेश्चन जुड़ के नहीं आ जाएंगे। अगर मैं रोज़ पढ़ाऊँगा तो रोज़ कुछ ना कुछ नया ऐड करता रहता हूँ, तो बुकलेट में नहीं आ सकते। बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आगे मैं क्लास में भी कोशिश करूँगा कि इसी बोर्ड पे पढ़ाऊँ, इसी तरह के बोर्ड पे पढ़ाऊँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 72। यह देखिए, ये देखिए हमसे कहा गया है कि ये एक संख्या है, ए और बी दो संख्याएं हैं। ए और बी दो बीजगणितीय व्यंजक हैं। ए और बी दो बीजगणितीय व्यंजक एक्स और वाई के क्रमशः है एलसीएम और एचसीएफ है। if A and B are HCF and LCM respectively of two numbers, two algebraic expressions x and y, यानी LCM of x and y और HCF of x and y। यानी आपसे पहले HCF कहा है तो हमने पहले HCF लिख दिया, ये HC और ये क्या हो गया F, और यहाँ एलसीएम कहा है तो ये मैंने एलसीएम लिख दिया। ये ए है और ये क्या है मेरे भाई, ये बी है। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा एलसीएम है, ये एचसीएफ है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, ये एलसीएम ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, तो ये ए इंटू बी। ठीक है मेरे भाई, ये हम जानते हैं। और ये ए प्लस बी ये लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ये हमें गिवन है।
ये हमें गिवन है। साथ ही मेरे देखिए कि आपसे कहा है कि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स और एक्स और वाई का जो एचसीएफ है वो ए है और एक्स और वाई का एलसीएम है वो बी है। तो अगर ये ए एचसीएफ है और बी एलसीएम है तो मेरे साथियों आप जानते हैं कि ये दो संख्या हैं n1 और n2 का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? तो आप कह सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। तो ये हमारे पास दो संख्याएं हो गई और ये एलसीएम और ये एचसीएफ हो गया। तो आपसे कहा गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ऑफ ए बी, 3 ऑफ ए बी और ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। इस तरीके से हो जाता है। यानी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या आएगा? तो आपने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। लेकिन अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाता है? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ऑफ ए बी और ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर आ जाएगा ए क्यू और प्लस आ जाएगा बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आ जाती है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। मेरे भाई इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो a प्लस बी की वैल्यू लिख सकते हैं आप x प्लस वाई का होल क्यूब और ये लिख सकते हैं 3 और ए बी की वैल्यू एक्स वाई और ये आ जाएगा x प्लस वाई। तो भाई इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy। तो इसकी वैल्यू लिख देंगे आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यानी ये फॉर्मूला किसका होता है? इसका। यानी ए क्यू और बी क्यू को आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा ये। ठीक है। नहीं सर ये बुकलेट में कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे। अगर बुकलेट में पहले 70 क्वेश्चन है तो अब 80 क्वेश्चन हो गए होंगे। 80 पहले थे तो अब 90 हो गए होंगे। ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूरी है, समय के साथ बदलना भी जरूरी है। ठीक है, तो उसी बदलाव के साथ हैं हम। देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 हमसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे क्या कहा है, चलिए देख लेते हैं। आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? तो ये n1 और n2 का जो रेशियो है हमारे पास ये लिखा हुआ है। यदि x अनुपात y दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात है, यानी x अनुपात y है और उनका एचसीएफ कितना है? तो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? z है। तो भैया हमारे पास संख्याएं क्या आ जाएंगी? तो आपने कहा नंबर्स कितने आ जाएंगे? तो नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास zx और कितने आएंगे? zy। यानी ये a और b हो गया, a अनुपात b हो गया और z क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ इंटू a और एचसीएफ इंटू b। अगर मैं इनका एलसीएम देखता हूं कि इनका एलसीएम क्या आएगा, तो भाई इनका एलसीएम आ जाएगा z ऑफ एक्स वाई। z ऑफ एक्स वाई आपने कहा कैसे? कि ये लिखा हुआ है zx और ये लिखा हुआ है zy। मेरे भाई अगर आप इनका एलसीएम z पहले ले लिया तो ये x बचेगा, ये y बचेगा। फिर आपने x ले लिया तो ये y बचेगा। फिर आपने y ले लिया तो ये क्या बचेगा? 1 बचेगा। इस तरीके से एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? तो x इंटू वाई इंटू जेड। तो आपसे कहा गया है उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x इंटू वाई इंटू जेड। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x इंटू वाई इंटू जेड। एलसीएम की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, x इंटू वाई इंटू जेड। आ रहा है भाई समझ में या नहीं आ रहा है?
x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, x इंटू वाई इंटू जेड, x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए, देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 74, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें क्या कहा गया है, देखिए यहां हमसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है इतने मीटर चौड़ा कमरा है, इससे न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगी। पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ये वर्गाकार, ये क्या है, एक कमरा है, ये कमरा है, इसकी मान लीजिए लंबाई 25 है और इसकी चौड़ाई 20 है, यानी 20 मीटर का ये लंबा है और ये 20 मीटर का चौड़ा है, 25 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा। अब मुझे आपको ये बताना है कि इसमें हमें क्या है कि कितनी कम से कम वर्गाकार टाइल्स लगेंगे, यानी कितनी, अगर मैं इसमें स्क्वायर वाली टाइल्स लगाऊं तो कितनी लगाऊं, कम से कम लगानी है। मैं आपसे इसमें पूछूंगा कि कम से कम टाइल्स इसमें कितनी लगानी है। तो जब भी हम कम से कम टाइल्स के बारे में पूछेंगे कि कम से कम टाइल्स लगानी है, इसका मतलब टाइल्स का जो साइज है वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए। और अगर हमें स्क्वायर यानी वर्गाकार टाइल्स लगानी है तो वर्ग का जो एरिया होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो मेरे भाई अगर हमें किसी कमरे में कम से कम टाइल्स लगानी है, तो कम से कम टाइल्स लगानी है तो इसका मतलब साइज उसका बड़े से बड़ा होगा, और बड़े से बड़ा साइज होगा तो साइज किस पे डिपेंड करता है, इसकी साइड पे। तो जितनी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी इसकी क्या होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी साइड होगी उतनी बड़ी से बड़ी हमें टाइल्स मिलेगी। तो हमें साइड के लिए क्या करेंगे कि इसकी साइड क्या होगी, तो इसकी साइड निकालने के लिए HCF ऑफ L, B, यानी लंबाई और चौड़ाई का HCF। तो लंबाई यानी HCF ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, तो भैया HCF ऑफ आ जाएगा हमारे पास 20 और 25, और 20 और 25 का HCF कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब इसमें जो बड़ी से बड़ी टाइल्स लगेगी वो 5 मीटर की लगेगी। तो उस टाइल्स की संख्या क्या होगी, तो भाई ये एक, इसमें एक 5 की, ये दूसरी 5 की और ये तीसरी 5 की, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और ये 5। यानी हमने कहा कि ये 5 और 5 10 और 5 15, 5 20, 5 25, तो 25 मीटर हो गए। 5 10 15 और ये 20, तो कितनी टाइल्स लग गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी हम कहेंगे कि इसमें कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी, तो इसमें मैक्सिमम यानी क्या है कि अगर हम कहें कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी तो इतनी लगेगी। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ टाइल्स लगाने के लिए नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ फ्लोर और अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल। तो आपने कहा एरिया ऑफ फ्लोर क्या आएगा, तो 20 और गुना 25 आयत का क्षेत्रफल होता है। टाइल्स का एरिया क्या आएगा, तो साइड का स्क्वायर। और भाई हमारे पास साइड क्या आएगी, तो साइड का मतलब होता है HCF ऑफ लेंथ और ब्रेड्थ। तो आपने कहा ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 25। तो आप यहाँ कह सकते हैं साइड कितनी है, 5, तो 5 गुना 5, 5 गुना 5 25। तो ये देसी तरीका तो हमारा कौन सा था, ये वाला हमने डायरेक्ट बनाया। लेकिन जब ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो हम डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, तो फिर हम इस तरीके से बनाएंगे। यानी मैंने आपसे कहा है कि ये 20 बाई 25 के कमरे में कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी, तो कम से कम टाइल्स का मतलब होता है इनका एरिया बड़ी से बड़ी टाइल्स लगाओ। और बड़ी से बड़ी टाइल कितनी लगाई जा सकती है, तो आपने कहा बड़ी से बड़ी 5 बाई 5 की लगाई जा सकती है, इससे बड़ी होगी तो बात जाएगी बिगड़। एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि ये हमारे पास एक ये है, ये एक हमारे पास क्या है कि ये फ्लोर है, और ये फ्लोर लिखा हुआ है 45 और ये 45 बाई 30 का है।
तो आपसे कहा है कि इसमें कम से कम कितनी टाइल्स लगाई जा सकती हैं, यानी इसमें ये इतने मीटर का, ये इतने मीटर का है, तो आपसे कहेगा इसमें कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी, वर्गाकार टाइल्स लगेंगी कम से कम। ये इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम यानी मिनिमम कितनी टाइल्स लगेंगी। मिनिमम का मतलब होगा इनका साइज क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। अगर ये आपसे कहता है मिनिमम टाइल्स की बात करता है, तो मिनिमम टाइल्स का मतलब क्या होता है, इनका साइज होगा ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे भाई साइज इसका ज्यादा से ज्यादा होगा, तो सबसे पहले टाइल्स की साइड, यानी साइड ऑफ टाइल्स, साइड ऑफ टाइल क्या आएगा भाई मेरी, तो वो आएगा हमारे पास एचसीएफ ऑफ क्या, एल कॉमा बी, एल और बी का एचसीएफ। तो आपने कहा एचसीएफ ऑफ क्या आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 30 और ये 45। 30 और 45 में कॉमन क्या है मेरे भाई, 15। तो यानी ये आ गया। अब हमने कहा कि नंबर ऑफ टाइल्स क्या आएगी, नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ टाइल्स की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 30 गुना 45 एरिया ऑफ फ्लोर, और एरिया ऑफ टाइल्स तो ये आएगा 15 गुना 15। यहाँ से इसको कैंसिल किया तो भाई ये आ जाएगा 3, और यहाँ से कैंसिल किया 2, तो यानी बड़ी बड़ी 6 टाइल्स में ये पूरा हो जाएगा, यानी बहुत बड़े बड़े पार्ट आ जाएंगे। यानी 15 की एक टाइल्स यहाँ लग जाएगी, ये 15 और ये 15, इस तरीके से 1 2 3 15 बाई 15 की टाइल्स में ये ढक जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसके बाद की कहानी हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो और घर में ही रहो। अभी तू ही मुझको बता दे।